अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के दिन की अहम एक्टिविटी नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, जबकि आर्मी चीफ समेत वफाकी वज़रा इसमें शरीक थे। चारों वज़राए आला और तमाम IGs ने भी इसमें शिरकत की। आला तरीन हुकूमती शख्सियात जो हैं इसमें मौजूद थीं। और आज के इस इजलास में एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को आखिरी हद तक जाकर लड़ा जाएगा और इस सिलसिले में अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही इदारे की नहीं बल्कि पूरी कौम को ये जंग साथ मिलकर लड़ना होगी और बिलखुसूस सूबों को भी इसमें अपना अदा करना होगा। इसके साथ साथ ताकत के तमाम अनासिर के दरमियान एक हम आहंगी को भी बहुत फोकस किया गया, इस पे जोर दिया गया और बिलखुसूस ये भी कहा गया कि जनाब जो इस वक्त नफ़रत और तकसीम की सियासत है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सोशल स्पेस के ऊपर काफ़ी जहर आलूदगी इस वक्त मौजूद है। तो आज की इस पूरी मीटिंग को तजियाकार किस तरह से देख रहे हैं, आज के इस इजलास को, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब, दिफाई तजियाकार। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज के इस इजलास को आपने किस तरह से देखा? देखिए, इजलास तो खासा अहम है और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो कल एक वाक़या पेश आया सवात में, तो उसके बाद इसका नेशनल लेवल पे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे नोटिस लिया गया है। मगर देखिए, हम तादाद पॉलिसीज़ बना चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट हमारे सामने हैं। नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बन चुकी हैं। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी बन चुकी है और इसके बाद पैगाम पाकिस्तान जैसे हम उसको डिसेमिनेट कर चुके हैं पॉइंट्स। इस पे पूरा फतवा आ चुका है उलमा का। तो जो कि उलमा ने काम करना था नैरेटिव बिल्ड करना था, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास भी पॉइंट्स जाते हैं, वो भी बहुत से पॉइंट्स डिसेमिनेट करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी बदकिस्मती से हम इस मुआशरे में रह रहे हैं जो कि एक मुआशरा ब्रूटलाइज्ड हो चुका है, वायलेंस इसमें सीप कर गई है और एक्सट्रीमिज्म जो है ये सोसाइटी का तारोपोर घेर देगा, मगर वो उसकी एक साइकी का हिस्सा बन चुका है। और बदकिस्मती से सारी हुकूमतें माजी में भी इससे पहलू तय करती आई हैं और जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, उसको बुल को उस तरीके से हॉर्न से नहीं पकड़ा और उनकी अपीजिंग करते रहे। इसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाती। सियालकोट का वाक़या हुआ, जड़ांवाला का हुआ, इछरा में एक वाक़या हुआ और उसमें हमने पुलिस ने जो काम नेचुरली स्टेट को करना चाहिए उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के हीरो बना दिया एक जो पुलिस के अहलकार है। फिर एज जो मर्ज पे उंगली कोई नहीं रखता, वो ये है कि स्टेट क्यों इतनी वीक और सॉफ्ट नजर आती है उन लोगों को जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और क्लियर इंजंक्शन होने के बावजूद कि जी ये इस्लाम ये ठेकेदार नहीं बन सकते, इस्लाम में किसी को बगैर पूरी इन्वेस्टिगेशन किए इस तरीके से लिंच करने का, तो फिर हम में और वो जो भारत में मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। वहाँ अक़लियतों के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ हम हमेशा बात करते हैं, मगर इधर जो कुछ हो रहा है वो उसकी बात हम क्यों नहीं करते। और ऐसा क्यों है कि अब जो जड़ांवाला का वाक़या हुआ उस पर कितनी कन्विक्शन हुई हमें बताया जाए। जो इछरा में वाक़या हुआ था उसमें पुलिस वाले तो मेडल ले गए, मगर क्या वो लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने इंस्टिगेट किया था? उन पर क्या सज़ाएं हुई हैं? अदालतें क्यों इतना खौफजदा हैं इस किस्म के मुजरमों को सज़ा देने से? क्या प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में कोई खामी है? क्या ये सारा मुआशरा एक ऐसे नहज पे पहुंच गया है जहां पे इस किस्म के रवैये को बर्दाश्त किया जाता है? अब सवात में उनका तो गुज़र औक़ात ही टूरिज़्म पे होती है और यहाँ एक ऐसा टूरिस्ट था जो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। अब उस पे
खबरें ये आ रही हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि इस चीज़ को कोई पर्सनल एनिमिटी थी और उसकी वजह से पुलिस में रिपोर्ट हुआ, पुलिस उसको लेगी। अब पुलिस की जिम्मेवारी है, अगर ऐसा कोई चीज़ हुआ है तो उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन में रखे, अदालत के सामने पेश करे, इन्वेस्टिगेट हो, एविडेंस हो, सारा सबूत हो। उसके बावजूद ये आज कौमी असेंबली के इजलास में भी इसके ऊपर बात जो है वो यही की गई कि इसके ऊपर पूरी तहकीक की जानी चाहिए थी और जो ड्यू कोर्स था उसको फॉलो किया जाना था। और यकीनन ये वाकई एक ऐसा है कि जो बाहर इस वक्त डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान हमारे लिए बदनामी का ये बाइस बनेगा। तो अब ये जो हुकूमत कह रही है कि और आज बिलखुसूस आज के इजलास में रिट ऑफ द गवर्नमेंट को फोर्सफुली इम्पोज किया जाएगा, तो इसमें एक तो ये आप मुझे बताइएगा और फिर दूसरा कि सिर्फ एक इदारे की हद तक ही उसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सूबों को भी आगे होना है। तो जो सूबे हैं उनके ऊपर जब हम बात करते हैं तो क्या इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं कुछ उनके हवाले से, उनकी कैपेसिटी के हवाले से इन चीज़ों से निपटने के लिए? हालत दगरगूं है। इस किस्म के हालात से जब आप नबरदाजमा होना चाहते हैं तो आपको अपने जो कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी लानी पड़ती है पॉलिटिकल लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबसे पहले जो प्रोटेक्शन का राइट है जानो माल का वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, जो कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी वो उसके हाथ में है, रेंज ऑफ पावर। तो उनका काम है, अगर वो उसको यकीनी नहीं बनाते हैं और इस वजह से कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग उसमें मुलव्वस हों जिनकी सियासी लिंकेजेस हों और उनको बचाने के लिए वो हुकूमत उस तरीके से अपना किरदार अदा ना करे, तो ये वजह होती है कि ऐसे लोग बच निकलते हैं। और दूसरी जिम्मेवारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की आती है, पुलिस सबसे पहले है, उसके बाद जुडिशरी की ये जिम्मेवारी है कि ऐसा हीनस क्राइम जब उनके सामने रिपोर्ट हो तो उसको करारे वाकई वो सज़ा दे। मगर वहाँ प्रोसिक्यूशन करना, सबूत लाना, ये पुलिस की जिम्मेवारी है और फिर उस मुआशरे की भी जिम्मेवारी है जिसमें ऐसा कभी फेल जो है वो हो रहा हो और सारे उस पर एक तो मस्जिदों से ऐलान, मुझे ये समझ नहीं आती कि मस्जिदों में ये काम कब से शुरू हो गया है कि जिस किसी को खिलाफ डंडोरा पीटते हैं वो एक मॉब की सूरत में तो उस पर चढ़ दौड़ता है और उसके बाद सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती है। अब एक पुलिस की चौकी या पुलिस स्टेशन को आग लगाना ये जाहिर करता है कि मुआशरे में भी कुछ बिगाड़ है, कुछ ऐसे वहाँ पे मुआशरे के ठेकेदार बने हुए हैं जिनको कंट्रोल करना अभी हमारी स्टेट की जिम्मेवारी बन गई है और इसमें उलेमा को भी सामने आना पड़ेगा। जिस किस्म का तस्वर मजहब का वो वहाँ पेश कर रहे हैं और जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने ये ब्लास्फेमी के हवाले से दिया हुआ है, इस पे लोगों को एजुकेट और पूरे मुआशरे को सुधारने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमा जहत एक एफर्ट है, एक इदारे की बस की बात नहीं है। इसमें पुलिस, जुडिशरी, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम मुआशरे के जो एलिमेंट्स हैं, एकेडमिया है, मीडिया है, सबको मिल के ज़ोर शोर से इसकी मजम्मत भी करनी है और ये इंश्योर करना है कि मजम्मत से आगे चीज़ निकले, कन्विक्शंस हों। अब वो बंदा उसको ये करारे वाकई ये सत्ता मिले तो तब उसके बाद एंट्रेंस होगा। तो सर इस पे तो हमने फोकस किया एक पर्टिकुलर सवात के वाक़े के हवाले से, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसी हफ्ते हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पूरे लाहौर लश्कर को लेकर जाकर ग्रिड स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं और जो बिजली बहाल कर दी जाती है और वहाँ के जो हैं वो इस मामले में मुलव्वस, जिनके बाद FIRs वगैरह भी घटी। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि बाद में वो बड़ा टेक्निकल मसला था, उसके बाद 18 से 24 घंटे वहां पर हो गए ग्रिड स्टेशन की बिजली बहाल होने में, एक मरतबा जो वो एक सिस्टम में प्रॉब्लम आता है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर बिजली के बिलों के खिलाफ कोटली में, आज़ाद कश्मीर में लोग निकलते हैं बाहर तो हुकूमत जो है वो सरेंडर करती है। जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके उसमें हुआ, वहां पर हुकूमत सरेंडर करती है। तो ये तो फिर तरगीब, पूरा पाकिस्तान इस तरह बाहर निकलेगा, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे फिर कायम होगी? देखिए, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये फरमाया था, निगे बुलंद सख्म दिल नवाज जान पुरसोज यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। क़यादत, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे वो सियासी क़यादत हो,
चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कायदाना वो स्लॉट हो। बहुत भारी जिम्मेवारी होती है उस क़यादत पे जो लीड कर रही हो, और लोगों में इश्ताल पैदा करना, लॉ से खेलना, एग्जाम्पल सेट हो जाती है। और जब लोग देखते हैं कि सूबे की क़यादत या नेशनल लेवल की क़यादत जिम्मेवाराना रवैया अपना रही है, मॉब जस्टिस डिस्पेंस कर रही है, पब्लिक सेंटिमेंट को हवा दे रही है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है और मॉब की तरह एक्ट कर रही है, तो फिर जो बाकी तबकात फ़िक्र हैं, बाकी जो लोग हैं, वो उसी तरह उस चीज़ को एमुलेट करते हैं, इमिटेट करते हैं और वही रवैया सामने लाते हैं। वाइट इज़ राइट अगर आपने करना है, जंगल का कानून लाना है, तो फिर तो ये एनार्की हो जाएगी ना। तो इस तरह के बंद करना, ये मेरा ख्याल है किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी को जो लीडरशिप पोजीशन में हो, उसको ये ज़ेब नहीं देता। और ये फिर वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी है कि वो रिट ऑफ द स्टेट है उसको बहाल करवाएं और इंश्योर करें कि इस तरह का जो इनडिसिप्लिन है, लॉलेसनेस है और मॉब मेंटालिटी है, ठीक उसका सिद्ध किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद। में वक्त आए एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के अहम इजलास की, और इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मजमूई तौर पर इस एपेक्स कमेटी के इजलास को, और बिलखुसूस स्वात इंसिडेंट के हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि स्वात इंसिडेंट को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। जो स्वात इंसिडेंट हुआ उसी तरह के वाक़यात सरगोदा में या दीगर शहरों में भी हो चुके हैं। वो पहले माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ शुरू हुए। आपको याद है सिंथिया कुमारा का वाक़या सियालकोट में हुआ था, वो भी इसी तरह ही का वाक़या था। ओवरऑल जो हमारी एक डीजनरेशन हो रही है, अनफॉर्चुनेटली इंटॉलरेंस हो रही है, अनफॉर्चुनेटली ये उसी का तसलसल है। लोगों के कोई एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम हो तो उसको ये रंग दे दिया जाता है। बेहतर था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस सारे वाक़या का कोई ऑफिशियल वर्जन दे देती, कोई हैंड आउट हो जाता, कोई इन्वेस्टिगेशन करके बता दिया जाता कि ये क्या है। और अभी भी जिन्होंने ये वाक़या किया, जो इसके पीछे थे, जो मुहर्रकात थे, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं कुछ पोस्ट सोशल मीडिया की देख रहा था, अननोन नहीं, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उस एरिया से, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात अथेंटिकेट करने के लिए कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट पे जस्टिफिकेशन आती रही, वो कोई अननोन पोस्ट मैं कोट नहीं कर रहा। मैं ज़ाती तौर पे उन पोस्ट करने वालों को जानता हूँ जो इस तरह की पोस्ट कर रहे थे कि जैसे वो बड़ा फ़ख्र कर रहे हों, और जो लोग उस वाक़या को या ऐसे वाक़यात को कंडेम कर रहे हैं वो उनको मॉक कर रहे थे या उनको डिग्रेड कर रहे थे रादर। तो इसलिए एक साइजेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जब ये रिएक्ट कर रहा है तो मेरा ख्याल है सबसे पहली तरजीह ये होनी चाहिए। और वाक़या की कड़ियाँ बहुत पहले आप मिलाते जाएं, सानिया पेशावर भी हुआ, उस वक्त ये नेशनल एक्शन प्लान बना था और एपेक्स कमेटीज़ का रिवाज भी पड़ा था। तो इन 4 और 6-10 सालों में क्या हम इस डायरेक्शन में, नेशनल एक्शन प्लान वाली डायरेक्शन पे चले? क्या हमने उस प्लान पर अमल किया, या हम अपने अपने मफादात के लिए दरमियान में जो कुछ तंजीमें बनी और उन तंजीमों ने फिर एक्शन किए, लाहौर में किए या दीगर इलाकों में किए। फैज़ाबाद केस, अभी सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो प्राइमरी के या स्कूल के बच्चों की रिपोर्ट है। यानी रिपोर्ट लिखने में साबिक आईजी हों, सीनियर अफसरान हों, और उनकी लिखी हुई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहें कि ये रिपोर्ट तो पढ़ने के काबिल भी नहीं है। तो आप ये देख लें कि सोसाइटी नॉट फ्रॉम
जिनको हम कहते हैं कि वो अनपढ़ लोग हैं या जिनको हम कहते हैं कि नहीं उनमें शऊर नहीं है, बल्कि इस तरह के लोगों की अगर रिपोर्ट को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐसा टर्म कर दें तो ये डी जनरेशन है। मेरा ख्याल है वो नेशनल एक्शन प्लान जो हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, अब उसकी बात गश्त आ रही है। तो कम से कम देख कितने पॉइंट्स हमने वो सफर किए, कितना हम पीछे चले गए। ठीक है। अच्छा पराचा साहब, फिर यही वजह है कि आज इस बात को एक बार फिर शिद्दत से महसूस किया गया कि जनाब सोशल स्पेस के ऊपर बहुत जहर आलूदगी हो गई है और इसको ख़त्म करना है और इसके ख़िलाफ़ अब ज़रा काम ज़्यादा करना है और जो आज़ादी इजहार राय है वो जितना मुश्किल उससे प्रॉब्लम हो रही है उसको सही करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इसका नज़र आ रहा है आज के इजलास में। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इससे बड़े इजलास भी मैंने पहले देखे हैं। यानी पेशावर APS सानिया के बाद उस वक्त नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना था, वो कहाँ गया? और जो इस एपेक्स कमेटी का इजलास था, क्या खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस इजलास के फैसलों की पाबंदी करेगी? मत भूलिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अब सूबाई मसला है। वो पंजाब में हो, सियालकोट में हुआ तो वो पंजाब का मसला है, वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ या कराची में हो जाए, सिंध में हो जाए, बलूचिस्तान में हो जाए, क्वेटा में हो जाए या कहीं और हो जाए, सूबाई हुकूमतें 2000 आज से नहीं 2014 वाले सानिया के बाद और उससे पहले जब 18वीं तरमीम पास हुई थी, सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं अमन व अमान की, इस तरह के वाक़यात के न सिर्फ रोकने की बल्कि इस तरह के वाकयात में जो अनासर शामिल होते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ना। मैं आपके सवाल को यहीं पे रखूंगा। सूबाई हुकूमतों की आप बात कर रहे हैं, बिलखुसूस सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो KP की है और वहाँ पे जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है वो इस तरह की किसी मूड में लग रही है, क्योंकि वहाँ के अपने वज़ीर आला जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। आप ग्रिड स्टेशन के हवाले से बात कर लें तो क्या आपको लग रहा है कि सेम पेज पे चला जाएगा आगे चलकर? कैसे सेम पेज पे होगा? ये ग्रिड स्टेशन की आपने एग्जांपल दी, यानी रियासत की जो अथॉरिटी है आप अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। रियासत कोई एक कैप तो नहीं है कि कैप को आप हिलाएंगे, यही रियासत का स्ट्रक्चर है। अगर वो रियासती जो सिंबल्स हैं, मसलन ग्रिड स्टेशन की बात आप कर रहे हैं या बड़े जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं या मोटरवेज हैं, शहरात हैं, यही रियासत के सिंबल्स हैं ना। अगर इनको आप इलीगली ऑक्यूपाई करेंगे, पब्लिक ग्रीवेंसेस देयर, नो डाउट। यानी बिजली से मुतासरा इलाके अपनी जगह पे हैं, ठीक है, उससे कोई डिनाई नहीं कर। यानी लोड शेडिंग है, फर करते हैं, वापडा वाले सोए रहते हैं, मुफ्त का AC चलता है, उनका कोई उससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन रियासत के सिंबल्स को जब आप इस तरह से टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे बात ज़रूर करने दें, ये वापडा के खिलाफ मुजाहरा करना जो पहले आप बात कर रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको किसी तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। मसलन जो पहली है वो इंटॉलरेंस है, वो सिर्फ एक सोशल फैब्रिक नहीं है बल्कि जो माइंड सेट बना दिया गया मसलसल, वो उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। दैट इज टू डेंजरस, वो बहुत खतरनाक है और उसका तदारक किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ज़रा दूसरे एक पॉइंट की तरफ मैं चलना चाहूँगा और वो आपने देखा कि अभी CPEC के हवाले से चीन के साथ चीन और पाकिस्तान का तीसरा जो मुश्तरका इजलास हुआ और खुशआइंद बात यह कि तमाम सियासी जमातें उसमें मौजूद थीं और भरपूर इत्तेफाक राय का मुजाहरा किया गया। ये चेंज आप किस तरह से देख रहे हैं? इसे हम क्या समझें? इसमें पाकिस्तान का जो सोशल और जो पॉलिटिकल फैब्रिक है वो किस तरह से अब CPEC को आगे लेकर चलेगा? सर, सबसे अच्छी और बड़ी बात जो आपने भी मेंशन कर दी कि तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठे हुए थे और उसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि PTI के बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली ज़फ़र साहब मौजूद थे और उधर से भी जो डेलीगेशन आया है वो गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव का नहीं था, वो भी CPC यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो उनका डिसीजन मेकिंग या जो पावर है, स्ट्रक्चर है, वो तो CPC का है, वो डेलीगेशन था।
यहाँ पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, मोर सो थैंकफुल टू पीटीआई, जिन्होंने इस पूरी बड़ी तकसीम के माहौल में भी ज़ाहिर बैरिस्टर सेनेटर सैयद अली जफर साहब अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, यानी उनकी मंशा भी शामिल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट पार्टी ने उनको इजाज़त दी कि आप जाएं। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ले आए, बहुत ही इनकरेजिंग बात है। हिना रबानी खर साहिबा साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, पीपल्स पार्टी तो खैर सी पैक की ओनरशिप भी लेती है कि आसिफ जरदारी साहब जब पहले सदर थे उस दौर में ये स्टडी शुरू हुई थी, और बानी कहती है पीपल्स पार्टी, बट सारी सियासत उसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों के पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए या सी पैक के लिए या पाक चाइना रिलेशन के लिए मेरा ख्याल है बड़े अरसे के बाद इससे बड़ा मौका शायद ही कभी आए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने चाइनीज़ वो सियासी जमात जो अकेली सियासी जमात है, जो मुल्क की हुक्मरान है, 1.3 बिलियन लोगों की नुमाइंदा सियासी जमात और हुकूमत है, उनको आश्योर किया है। लेट्स सी कि अब इसका फॉलो अप क्या होता है, इसका फॉलो अप क्या होता है, इसका फॉलो अप क्या होता है, और इस हम आहंगी जो तमाम सियासी जमातों के दरमियान पाई गई, इसको बेहतर तरीके से कैपिटलाइज किस तरह से किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है और एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे गज़ा की सूरत हाल, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी बर्बरियत जारी है इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे साथ तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कुदूमी साहब मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे गज़ा की सूरत हाल की, जहाँ पर इजरायली बर्बरियत जारी है और अब तक 7 अक्टूबर से अब तक शोधा की तादाद 37,500 हो चुकी है, जबकि इजरायली हमलों में 85,911 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं और गज़ा में तकरीबन 14,77,000 अफराद मुतादी इमराज का शिकार हैं। सूरत हाल वहाँ पर क्या है और किस तरह के मसाइल हैं, और आगे जो एक अमन प्रोसेस की, पीस प्रोसेस की और जंग बंदी के लिए काविशें की जा रही हैं, वो कहाँ पर इस वक्त खड़ी हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद कुदूमी ने, जो कि इजराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार जो मज़ाहमती तहरीक है हमास, उसके तर्जुमान हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है फ़लस्तीन की, गज़ा की बिलखुसूस इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने अपने रिपोर्ट में फरमाया है, तकरीबन कोई 35,000 से ज़ायद शहीद हैं, जिनमें से 70% औरतें और बच्चे हैं, और ये इसराइली दरिंदों के हाथ से, और ये पब्लिकली है कि ग्रीन लाइट अमेरिका के साथ है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स, जो अरब और मुस्लिम दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो पैरालाइज्ड है। वो इसके इसराइल जो मर्जी गुस्ताखी कर रहे हैं कि इसके जवाब में कुछ नहीं आया। लाइग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन्होंने इसराइल के खिलाफ कहा था कि जी भाई इसराइल एक वॉर क्राइम कर रहे हैं उधर, फिर भी क्या नतीजा होगा। साउथ अफ्रीका वालों ने कि इसराइल को कसीटा है कि कोर्ट के सामने, तो फिर और क्या नतीजा होगा। अब सवाल ये सबसे बड़ा है, ये जेनोसाइड कब तक कंटिन्यू करते रहे कि जब तक ये मुस्लिम उम्मा या इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ऐसा स्टैंड ना ले जो इसराइल को रोकने, क्योंकि इसराइल गुस्ताख है, कॉलोनियल पावर है, वॉर क्रिमिनल है, ये एस्टैब्लिश्ड है। ये तो किसी का ये बयान करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका अंजाम क्या होना चाहिए कि सिर्फ तमाशा देखना है? तो दिस इज द थिंग कि हम फलस्तीनी अवाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अवाम है, साबित कदम है, तहरीक मुज़ाहमत के अपने तकदीर को सामना कर रहे हैं, इसराइलियों को कैदी भी कर रहे हैं, कि इसको सामने भी कर रहे हैं कि इसराइली सोल्जर्स भी मैदान जंग में इस तहरीक मुज़ाहमत के हाथ से जहन्नम के लिए रवाना होते हैं। हम अपने दिफा में लगे हुए हैं और हमें किसी चीज़ का अफसोस नहीं हुआ, सिर्फ उम्मत पे अफसोस है जो अभी तक इन्होंने कोई खास करवाई नहीं है सिवाय ये स्टेटमेंट जारी किया है ह्यूमैनिटेरियन। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि मिस्र की तरफ से क्या है जब इसराइल ने जाकर खुल्लम के रफा गेट को ऑक्यूपाई किया, अभी 1 महीना से जायद है,
एक डायरेक्ट थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी का मिस्र का, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं है। अच्छा, ये जो जंगबंदी के लिए काविशें की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही थी, वो किस स्टेज पे हैं? और फिर जो नेतन्याहू हैं उन्हें इस वक्त कहा जा रहा है कि वो भी बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंसे हुए हैं। किस तरह की मुश्किल उनको अगर है तो किस तरह की है? आपकी आवाज दोबारा बताएं, सॉरी आपके सवाल से। अच्छा, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं दोबारा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जंगबंदी के हवाले से जो कोशिशें की जा रही थी वो किस स्टेज पर हैं, और कहा यह जा रहा था कि जंगबंदी का इशू जो आपने फरमाया है, उसका एक वाहिद वजह के अभी तक नहीं हुआ, यानी कि जी कंटेंट है वो ना इसराइल को सही तरह प्रेशर मिल रहे हैं। नेतन्याहू एक करप्ट लीडर है, राइटिस्ट फैनेटिक लीडर है, इसराइल का है, और जेनोसाइड कर रहे हैं। इसके अवाम इसके खिलाफ सड़कों पे निकले हुए हैं, दुनिया इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और बाइडेन जो मुनाफकत कर रहे हैं कि वो असली बात है, $26 बिलियन का बजट को फराहम किया है असलहा को फराहम करने के लिए इसराइल के लिए। तो इसके मतलब है कि वो नेतन्याहू क्यों जंग रोके? जंग रोकना का वाहिद तरीका होता है या मुस्लिम उम्मा की तरफ से कोई दबाव आ जाए या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई दबाव आ जाए। अभी मौजूदा सूरत हाल है कि जो हमने शर्तें रखी है वो शर्तें नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स है कि जंग बंदी हो जाए, इसराइली फौजियों को गजा से बाहर निकलना है, रफा गेट को खुल जाना है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर आने के लिए। वो बेचारे जो मासूम अवाम नॉर्थ से निकले हुए अपना खौफ और हरास की वजह से और कत्लेआम की वजह से उनको वापस जाने की इजाजत देना है, तो ये शर्तें नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल बचा की जबान में गुड इंटेंशन मैनोवर्स है। जी बताएं। अच्छा, अब ये 143 ममालिक ने फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत के हक में वोट दिया, आउट ऑफ 193-94 कंट्रीज। ये इससे कोई तासुर मिला, कोई तक़वियत पहुंची किसी किस्म की? एक तो ये सवाल मेरा, और फिर दूसरा ये कि चले पहले इसको रिस्पॉन्ड कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हम इस चीज को तहसीन करते हैं, इसको वेलकम करते हैं, लेकिन मैं ऑडियंस को ये याद कराना है कि 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास किया कि कलेक्टिवली है कि शायद 135 से ज्यादा लोग इन्होंने वोट दिया कि फलस्तीन एक मुस्तकिल रियासत बनाया जाए। 45% फलस्तीन के सरजमीन के ऊपर है। अभी इसराइल 80% के फलस्तीन के तारीखी सरजमीन के ऊपर मौजूद है, एक रॉक स्टेट है, और फलस्तीनियों के लिए 20% रह गया है जिसको ए और बी और सी जोन में तकसीम किया है। मेरी सवाल एज ए फलस्तीनियन, ये फलस्तीनी रियासत आया मुस्तकिल होगा? आया उसका जोग्राफिया मारूफ है? आया है कि उसमें इसराइल दखल अंदाजी नहीं करेंगे? फिर तब मुझसे पूछेंगे कि या फलस्तीनियों से पूछा जाए कि भाई ये इसका कोई पॉजिटिव असर है या नहीं है। अभी मौजूदा सूरत हाल है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारा ऊपर के एक तरह का एहसान करने लगे हैं कि जी हमारा परमानेंट मेंबर स्टेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन। सवाल ये होना चाहिए था, बिफोर यू आर पुटिंग द कार्ट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स, ये बताएं मुझे फलस्तीन है कहाँ है, किस जोग्राफिया के ऊपर आपने बनाना है इसको, जो आपने परमानेंट मेंबर स्टेट दे दिया। आया ये इसराइल जो रोक स्टेट है और हमारा सरजमीन के ऊपर है एक ऑक्यूपाइंग फोर्सेस के तौर पे, चले 1967 बॉर्डर्स की बात हो रही है, तो वो इसराइली फोर्सेस को किसने निकालना है? इसराइल अभी अमेरिका भी वही कह रहे हैं, सन 70 ने यही भी कहा था और अब भी वही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इट्स नॉट द टाइम टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट। यही अमेरिकन गवर्नमेंट जो 1970 में ये बात कही और अब 2023-2024 में अमेरिका ने भी यही कहा, इट्स नॉट द टाइम टू रिकॉग्नाइज अ परमानेंट स्टेटस मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टाइन एंड यूनाइटेड नेशन। कब होगा अल्लाह जाने। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब ये ज़ाहिर है कि जो हुकूमतें हैं, आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे ममालिक दुनिया के जो हैं वो इस वक्त रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन बड़ा शिकवा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया
जो मगरबी और यूरोपीय ममालिक हैं वो नहीं इस वक्त रिकग्नाइज कर रहे, तस्लीम नहीं कर रहे। बात यह है कि लेकिन अवामी सतह पर दुनिया भर के जो इंसान जिन्हें हम कहेंगे वो अमेरिका जैसी जगह में भी हम देख रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए घरों से बाहर निकले हैं। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं अमेरिका में, क्या आप समझते हैं कि इसकी कीमत, इस सियासी हिमायत की कीमत जो बाइडेन को अदा करनी होगी? जी देखिए, ये तूफान अक्सा का जो ब्लेस तूफान अक्सा की वजह से उसके नतीजा हुआ था कि स्प्रीत के अंदर है कि यूरोपियन और अमेरिकन के ममालिक के अंदर है। और आपने देखा यहूदियों को, क्रिश्चियन हो या जो मर्जी हो कि दीन के अलावा दीन के फरातर है कि वो लोग सब के सब फलस्तीनियों के साथ, बल्कि वो लोग हैं वो ऐसे स्लोगन ले रहे हैं जो आम लोग हैं सड़कों पे नहीं ले सकते। फ्री पैलेस्टाइन और पैलेस्टाइन फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी इसराइल का कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि फलस्तीन की सरजमीन के ऊपर, यानी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए भी मंजूरी नहीं है। ये अवाम है, वो अवाम फलस्तीनी नहीं है, ना ही अरब है ना ही मुसलमान है। तो क्योंकि ये तूफान ने इसको दिखाया है कि असली दरिंदों के चेहरा है, इसराइली जो असली चेहरा के इन्होंने देखा है कि जो वो क्रिमिनल्स हैं और वो दुनिया के बागी तरीन रोग स्टेट तरीन जो अभी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का स्टेट है इसराइल है। अभी ये बहुत कामयाबी हुआ है फलस्तीनी मसला का, अवाम साबित कदम है, मुकावमत तहरीक मुजाहमत है, मैदान में लगे हुए हैं। इसराइल अभी बोझ बना हुआ, मोरल बोझ है दुनिया के ऊपर है। और अब सवाल है सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लेवल पर, आया इन्होंने कोई आगे कदम उठाना है या हमने फलस्तीनियों के लिए अपना तकदीर के लिए छोड़ना। फलस्तीनियों ने 70-75 साल के बाद इस तूफान को लेकर आया, क्योंकि ये आलमी बरादरी है, मुनाफिक है और फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं दिया। आज इनकी आवाम है इनकी सड़कों पर और इनके खिलाफ है, इसलिए ये इलेक्शन के लिए हमें स्टेटमेंट दे रहे हैं व्हाइट हाउस की तरफ से कि जी जंगबंदी और हकीकत में इसराइल का मदद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कुदूमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हमास और इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है गजा की, एक इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले चुका है और ये पूरी जिम्मेदारी इस वक्त जो जमहूरियत के चैम्पियन, जमहूरियत के अलमबरदार जो दुनिया है, जो आलमी बरादरी है, इस मामले को फौरी तौर पर जंगबंदी की जानिब और देर पा हल जो इसका हतमी हल है उसकी जानिब लेकर जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।